नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास में हम भूकंप की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि भूकंपीय तरंगें क्या होती है, भूकंप कहाँ तो आता है, क्यों आता है, इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूकंप की परिभाषा की। तो भूकंप, भू मानी धरती, कंप मानी कांपना, अर्थात धरती का जो वाइब्रेशन है, धरती के अंदर जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जो कंपन उत्पन्न होते हैं, उसी को हम भूकंप नाम देते हैं। धरती के अंदर होता क्या है कि धरती के अंदर वेरियस काइंड्स की चट्टानें हैं। मान लीजिए कि एक चट्टान है, उसमें कोई तनाव है, वो जो है संतुलन में नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा तनाव है। सपोज करिए ये एक चट्टान है, ये तनाव है, अभी ये नहीं टूटी है, इसमें तनाव अभी भी है, लेकिन ये अभी हलचल नहीं कर रही है, इसलिए इसमें कोई भूकंप नहीं आएगा। लेकिन ये तनाव जब बहुत अधिक हो जाता है और चट्टान इसको सहन नहीं कर पाती, तो एक ऐसा मौका आता है जब ये चट्टान आपस में टूट जाती है या फिर एक दूसरे से दूर सरक जाती है। तो इस दौरान जो झटका लगता है, उसी को अपन धरती के ऊपर महसूस करते हैं। तो ये जो झटका है, जब एकदम से झटका लगता है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण होता है। अंतर्जात मतलब धरती के अंदर होने वाली घटनाएं, इसलिए धरती के अंतर्जात बलों के कारण भूकंप आता है। ऐसे मान लीजिए ये धरती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि धरती के धरातल पे कुछ हलचल हो रही है। हलचल कहाँ हो रही है? धरती के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो धरती के अंदर हो रही है। इस वजह से बोलेंगे हम कि ये जो है अंतर्जात बलों के कारण होने वाली घटना है। ठीक है, हालांकि इसका असर हमें ऊपर भी दिखेगा, लेकिन घटना शुरू कहाँ से हुई थी? धरती के अंदर से हुई थी, धरती के आंतरिक भाग से हुई थी। इसलिए बोलेंगे कि ये अंतर्जात जो धरती पर बल लगते हैं उनके कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ऊर्जा निकलती है, जब ये आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, तो इसके कारण तरंगे उत्पन्न होती है। ऊर्जा मानी तरंग, ऐसे समझ लीजिए आप। जब धरती के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलेगी तो हम बोलेंगे कि तरंगे निकलेगी। ठीक है, और उन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भूकंप से निकल रही है, तो हम उनको भूकंप तरंगे बोलेंगे। ठीक है, ये जो तरंगे हैं, ये जो एनर्जी है, ये सारी दिशाओं में चलती है। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारी धरती है, ये धरती है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, वहाँ पर धरती के बीच में कोई डिस्टरबेंस हुआ, वहाँ पे चट्टानों में क्रैक आया, कुछ भी हुआ, इस वजह से यहाँ पर हलचल हुई, यहाँ से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी मानी क्या? भूकंपीय तरंगे निकलेगी। वो क्या होगी? वो हर दिशा में चलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिशा में चलेगी। जैसे बिजली का जो बल्ब है, उसके रोशनी हर तरफ जाती है, उसी तरीके से भूकंपीय तरंगे हैं, वो भी क्या होती है? हर दिशा में चलती है। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके का जो भ्रंश बन जाता है, देखिए आप, ये जो एकदम से जब चट्टानें खिसकती है तो इस तरीके की दरारें उत्पन्न हो जाती है। आगे बात करते हैं। हाँ, भूकंप की बात कर लेते हैं। भूकंप से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है कि एपिसेंटर क्या होता है, उसके अलावा फोकस क्या होता है। तो यहाँ से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि हाइपोसेंटर क्या है और एपिसेंटर क्या है। ठीक है ना, तो देखो, जब पृथ्वी पर ये हमारी पृथ्वी है, हुआ क्या? पृथ्वी के अंदर कोई दो चट्टान है, ये दो चट्टान है, सपोज करो, ये चट्टान इधर खिसकी, ये इधर खिसकी। एकदम से जब ये मूवमेंट करती है, पहले तो क्या हुआ? पहले तो फिक्स थी, जब इन पे फोर्स लगता रहा, तनाव लगता रहा, एक ऐसा समय आएगा जब ये एकदम से खिसक जाएगी, तो वो एकदम से जो झटका फील होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी के द्वारा यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी का मतलब क्या है? भूकंपीय तरंगें रिलीज होती है। तो जिस बिंदु से भूकंपीय तरंगें रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, उसको हम कहेंगे फोकस। और जहां पर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले यहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इधर तो दूर है, इधर तो टाइम लगेगा जाने में तरंगों को। सबसे पहले यहां पहुंचेगी और इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। एपिसेंटर, ठीक है ना। तो एपिसेंटर और फोकस, ये दोनों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। फोकस कहाँ होता है? धरती के अंदर होता है। एपिसेंटर कहाँ होता है? धरती के धरातल पे होता है। जब भी कहीं भूकंप आता है तो हम बोलते हैं कि नेपाल इस भूकंप का एपिसेंटर था। यानी कि ये जो भूकंप है, किसकी धरती के नीचे आया होगा? नेपाल की धरती के नीचे आया होगा। ठीक है ना, जैसे राजस्थान में भूकंप आया, हम बोलेंगे कि अजमेर जो है एपिसेंटर था, मानी कि अजमेर के धरातल है, उसके जस्ट नीचे का क्या था? भूकंप आया था। ठीक है बात, इसको और समझ लेते हैं। हाँ, इसको फोकस को हिंदी में बोलते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, ये नाम बहुत जरूरी है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, धरती के अंदर स्थित वह स्थान। बड़ी चीज ये है कि ये धरती के अंदर स्थित है।
ये पृथ्वी कुछ इस तरीके की है, ऐसे मान लीजिए आप, ये पृथ्वी है। तो धरती के अंदर स्थित वह स्थान जहां से ऊर्जा रिलीज होती है, भूकंपीय तरंगे रिलीज होती है, निकलती है, उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है, उसे फोकस कहा जाता है, उसे अवकेंद्र कहा जाता है, उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं अपन, फोकस कहते हैं, ठीक है, हाइपोसेंटर कहते हैं, उसके अलावा उद्गम केंद्र कहते हैं, उसके अलावा अवकेंद्र कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं, फोकस के हैं। ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं एपिसेंटर की। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती है, बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चलेगी, लेकिन धरातल पर स्थित, सरफेस पर स्थित, पृथ्वी के जो धरातल है उस पर स्थित वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, उसको एपिसेंटर कहा जाता है, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है, उसको एपिसेंटर कहा जाता है। तो ऊर्जा तरंगे या फिर भूकंपीय तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। तो पृथ्वी की सतह पर यानी कि धरती के तल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, उद्गम केंद्र के सबसे पास होता है, उसे अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो भूकंपीय तरंगे हैं वो सर्वप्रथम पहुंचती है। ठीक है ना, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर समकोण होता है। ये अगर यहाँ पर आप सर्कल बनाओगे तो ये जो है, ये कोण कितना है, 90 डिग्री के कोण पर ये स्थित होता है। कौन, एपिसेंटर और फोकस आपस में 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। अब भूकंपीय तरंगों की बात कर रहे हैं, तो भूकंपीय तरंगे देखिए दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली तो है कौन सी, बॉडी वेव। बॉडी मतलब कि शरीर, बॉडी के ये जो है बॉडी वेव क्या होती है, पृथ्वी की बॉडी में चलती है, पृथ्वी की बॉडी में चलती है। और जो धरातलीय तरंग है वो चलती है धरती की सरफेस पे, यानी कि धरती के ऊपर चलती है। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारी धरती है, यहां पर अगर ये है हमारा क्या, फोकस है। ठीक है, फोकस मानी अवकेंद्र। ठीक है, अवकेंद्र से क्या होगा, पृथ्वी की जो भूकंपीय तरंगे हैं वो रिलीज होगी। भूकंपीय तरंगे जब यहाँ से रिलीज होगी, भूकंप की जो ऊर्जा यहाँ से निकलेगी, तो ये इस तरफ सब दिशाओं में चलेगी। अब ये जो घटना हो रही है ये धरती के अंदर हो रही है, अंदर हो रही है, तो ये जो तरंगे चलेगी ये धरती के अंदर चलेगी। ठीक है ना, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो इसके अंदर से ये तरंगे चारों तरफ चलेगी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं बॉडी वेव। बॉडी वेव दो प्रकार की होती है, पी और एल। तो पी और एल तरंग जो, सॉरी, पी और एस, माफ कीजिएगा, पी और एस तरंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे हैं उनको कहा जाता है बॉडी वेव। बॉडी मानी पृथ्वी के अंदर चलने वाली, तो ये पृथ्वी के अंदर चलेगी। और पृथ्वी जब ये तरंगे ऊपर चलेगी तो इनके पास एक अन्योन्य क्रिया के कारण, चट्टानों से जब ये क्रिया करेगी तो यहाँ पर इस धरातल पर भी एक वेव बन जाएगी, और उसको बोलेंगे अपन एल तरंग। ठीक है ना, लव वेव, एल तरंग बोलेंगे इसको, धरातलीय तरंग। तो धरातलीय तरंग केवल धरातल पर चलती है, धरातल पर चलती है। ये तरंग कौन सी है, एल तरंग। यहाँ पर अगर कोई तरंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई तरंग चल रही है तो वो दो ही प्रकार की हो सकती है, पी तरंग या फिर एस तरंग। ठीक है ना, तो तरंगे मेनली दो प्रकार की होती है, बॉडी वेव एंड धरातलीय तरंग। और अगर सामान्य वे में आपको याद रखना हो तो तरंगे तीन प्रकार की होती है, भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है, या फिर तीन होती है, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एल तरंग। ठीक है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंग। ठीक है, इसको पी तरंग बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं, इसको एल तरंग बोलते हैं। एल मानी लव। आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बॉडी वेव की, भूगर्भीय तरंगे। भू मानी धरती, गर्भ मानी गर्भ में, धरती के गर्भ में चलती है, धरती के अंदर चलती है। तो ये क्या होता है, उद्गम केंद्र से जब ऊर्जा मुक्त होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। ये उद्गम केंद्र है आपका। यहाँ से जब ये एनर्जी निकलती है, जब ये तरंगे निकलती है तो होता क्या है, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। तो ये पी और एस दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, दो प्रकार की होती है, पी तरंग और एस तरंग। तो बॉडी वेव कौन से प्रकार की, दो प्रकार की, पी तरंग और एस तरंग। अब बात कर लेते हैं पी तरंगों की। तो पी तरंगे क्या होती है, इनको बोला जाता है प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव। प्राइमरी मानी सबसे पहले ये, इनकी जो स्पीड है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी तेज होती है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। तो ये क्या होती है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है।
यहाँ से ये फोकस है, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, तो ये चारों दिशाओं में चलेगी और सबसे तेज स्पीड होती है, सबसे तीव्र होती है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर पहुँचेगी ये। और जहाँ पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती है उसको अपन बोलते हैं क्या, एपिसेंटर, ठीक है ना। ये अधिकेंद्र हो गया, एपिसेंटर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। तीव्र गति से चलती है, बहुत तेज होती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। क्यों पहुंचती है सबसे पहले, तेज है सबसे। इनको प्राथमिक तरंगे कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं या पी वेव कहते हैं, ठीक है। ठीक है, एक हो गया प्राथमिक तरंगे, पी वेव हो गया, या फिर प्राइमरी वेव। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। अब देखिए ये आपको याद रख लो, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसको बताने में, लेकिन ठीक है आप याद रख लो कि पी तरंगे कैसी होती है, ध्वनि तरंगों की जैसी होती है। यानी कि इनमें जो कंपन होता है ना कणों के बीच, वो उसकी दिशा, कंपन की दिशा और जो है तरंग संचरण की दिशा सेम होती है। अब आपको ये चीज़ नहीं आसानी से समझ आएगी, लेकिन एस वेव में क्या होता है, कणों की दिशा तो होती है इस तरीके से और तरंग संचरण की दिशा इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपको नहीं याद करने की जरूरत है। हाँ ये, लेकिन ये लाइन जरूर ध्यान रखना, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के जैसी होती है, ठीक है ना, ये आपको पता रखना है। ये तरंगे तरल, ठोस व द्रव तीनों प्रकार के माध्यमों में से गुजर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो पी तरंगे हैं वो ठोस में से भी गुजर सकती है। सपोज करो ये तरंगे हैं, अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर पानी भर दिया, लिक्विड कोई सा भी भर दिया, सपोज करो केरोसिन भर दो, पानी भर दो, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, जो मर्जी आए वो भर दो, ठीक है, भर दिया। यहाँ से निकलेगी पी तरंग, एस तरंग, तो होगा क्या, पी तरंग तो इधर चले जाएगी, लेकिन एस तरंग इसमें घुस के रह जाएगी, एस तरंग आगे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि एस तरंग केवल सॉलिड चट्टानों से या फिर सॉलिड मटेरियल से ही पास हो सकती है, ठीक है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो एस तरंगों की क्या खास बात है, एस तरंगे धरातल पर प्राथमिक तरंगों के कुछ समय बाद पहुंचती है, क्योंकि थोड़ी स्पीड इनकी कम है। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे आती है। सबसे पहले क्या होता है, धरातलीय तरंगे यहाँ से निकली, सबसे पहले धरातलीय तरंगे, सॉरी जो प्राथमिक तरंग है वो पहुंच जाएगी, इसके बाद फिर सेकेंडरी वेव यहाँ आएगी। क्यों, क्योंकि उसकी थोड़ी स्पीड कम है, ठीक है ना। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती, ठीक है। ये एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है, ठीक है ना। हाँ, और इनकी जो नेचर है, जैसे वो ध्वनि तरंगों के जैसी थी, तो ये प्रकाश तरंगों के जैसी है, प्रकाश तरंगों के समान है। प्रकाश तरंगे किस तरीके से चलती है, वो इस तरीके से चलती है प्रकाश तरंगे, ठीक है ना। और ध्वनि तरंगे किस तरीके से चलती है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये नहीं समझ में आएगा आपको, मुझे पता है, ठीक है ना। ये लेकिन यह ध्यान रखना, सेकेंडरी वेव जो है, एस तरंगे जो है वो प्रकाश तरंगों के समान होती है, याद ही कर लेना तो ज्यादा बढ़िया है। धरातलीय तरंगे, अब देखो पी तरंगे चली, एस तरंगे चली, जब ये दोनों पहुंचेगी धरातल पर, तो यहाँ पर चट्टानों से क्रिया करके एक विनाशकारी तरंग का विकास होता है, और वो है धरातलीय तरंगे, एल तरंगे, मानी कि लव वेव। ये जो लव वेव है, ये जो एल तरंग है, ये बहुत विनाशकारी होती है। जो जितना भी डैमेज, जितना भी नुकसान होता है, वो यही करती है। जितनी इमारतें गिराती है, जितने जो फ्रैक्चर आते हैं जमीन में, वो सब किसकी वजह से आते हैं, तो आंसर है एल तरंगों की वजह से। इन्हें एल तरंगे कहते हैं, इन्हें सरफेस वेव कहते हैं, सरफेस वेव, ठीक है ना। भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय शैलों के मध्य जो क्रिया होती है आपस में, उससे नई तरंग उत्पन्न होती है, जिसे धरातलीय तरंगे या फिर एल तरंग कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है, ठीक है। तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, सबसे तेज कौन सी, पी है, और उसके बाद एस है, ठीक है ना। सबसे कम वेग किसका, धरातलीय तरंग का। सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है पी तरंग, ठीक है। ध्वनि तरंगों के जैसी कौन सी होती है, तो आंसर है पी तरंग होती है। प्रकाश तरंग के जैसी एस तरंग होती है। सबसे विनाशकारी एल तरंग होती है। बस इतना ध्यान रखना है। भूकंपीय तरंगों की गति और दिशा, देखो भूकंपीय तरंगे है ना, सेम स्पीड से नहीं चलती, आप ये याद रखना, ठीक है। यहाँ से अगर भूकंपीय तरंगे निकलती है सभी दिशा में, तो ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी एकदम ऐसे चली जाएगी, नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो तरंगों का है वो परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। दो तरीके की चीजें होती है, परावर्तन और
अपवर्तन, इस वजह से ये तरंगे जो है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है और कुछ अलग ही रास्ते पर चल पड़ती है, एकदम सीधी सीधी नहीं चलती। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी आप पता रख सको तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इनकी स्पीड फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर पी वेव निकलती है और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, सपोज करो इतनी स्पीड है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी। वो डिपेंड करता है उसके चट्टानें कौन सी मिल रही है। अगर उसको मजबूत और अधिक घनत्व वाली चट्टानें मिलेगी तो वह बहुत अधिक स्पीड से जाएगी, और जैसे जैसे उसको चट्टानें थोड़ी कमज़ोर मिलती है, जिनका घनत्व कम होता है, तो वो कम स्पीड से जाती है। ठीक है, तो जब धरती के अंदर पी तरंगे जाती है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर जो है तरंग, जो चट्टानें हैं, उनका घनत्व थोड़ा ज़्यादा है। नाउ अब बात करते हैं छाया क्षेत्र की। तो छाया क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जहाँ पर जो भूकंप की तरंगें हैं वो पहुँच नहीं पाती। सपोज करो सूरज के केस में बात करें तो सूरज की प्रकाश की किरण जहाँ नहीं पहुँच पाती उसको अपन छाया कहते हैं। इसी प्रकार भूकंप के केस में अगर बात करेंगे तो होगा क्या? वह क्षेत्र जहाँ पर भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसा क्या होता है कि भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँच पाती, इसको हम समझते हैं। सपोज करिए ये है हमारी धरती, ठीक है, यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, इसको भूकंप का फोकस कहेंगे। भूकंप के फोकस से चारों तरफ जो है प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे निकलना शुरू होगी। ठीक है, अब ये तरंगे क्या है, हर तरफ जाएगी, यहाँ से लेकर इस क्षेत्र से लेकर यहाँ पर भी है, 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 पूरी धरती पर आप कहीं पर भी देख लो, आपको प्राथमिक तरंगे दिख जाएगी और द्वितीयक तरंगे आपको दिख जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको प्राथमिक तरंगे नहीं दिखती है, उसके बाद भी दिखने लग जाती है। ठीक है ना, यहाँ से ये यहीं से आ रही है सारी, ये सारी तरंगे यहाँ से आ रही है। कहाँ से? फोकस से आ रही है। तो यहाँ पर भी प्राथमिक तरंगे, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में आपको प्राथमिक तरंगे नहीं दिखती है। तो इसको बोला जाता है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र। यहाँ पर भी नहीं दिखती है, इसको भी बोला जाता है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र। ठीक है, अब ये है कहाँ पर? तो आप देखो, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये है इसका क्या, एपिसेंटर है। तो एपिसेंटर से अगर आप देखोगे तो धरती का केंद्र ये है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री। तो इसके बाद एक और 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया 180, ये हो गया 90, इधर ही ऐसे भी, इधर भी 90 यहाँ हो गया, और यहाँ पर इधर भी 180 यहाँ हो गया। ये बेसिक आपको सर्कल पता होना चाहिए। एक सर्कल होता है, उसमें टोटल कोण कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, ये अगर इस तरीके से ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। अगर मैं इसको 0 बोल दूं तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180। इसको 0 बोल दूं तो ये 90 और ये हो जाएगा, इधर पूरा ये जो कोण है ये 180 हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे किया है, इसको मैंने 0 डिग्री बोल दिया, तो यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180। एक ही बात है, इतना सा आपको पता होना चाहिए। तो ये देखा गया कि ये जो 105 डिग्री है, ये 90, ये 180, बीच में कहीं 105 आया, यहाँ पर 105, और ये है यहाँ पर 145 डिग्री। तो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक आपको क्या नहीं मिलती है? पी तरंग नहीं मिलती है। ठीक है, पी तरंग का पूरा एकदम शेडो है। ऐसे ही इधर की तरफ भी 105 डिग्री से 145 डिग्री तक आपको पी तरंग नहीं मिलती है। और ऐसे ही एस तरंग की बात करें तो एस तरंग भी नहीं मिलती है। कहाँ से कहाँ तक? तो आंसर है 105 से लेकर 105, इस पूरे क्षेत्र में आपको कोई भी एस तरंग नहीं दिखेगी। ठीक है, तो एस तरंग का देखो बहुत बड़ा क्या है, शेडो जोन है, बहुत ज़्यादा एस तरंग का जो है छाया क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। एस तरंग का छाया क्षेत्र क्या हो गया? तो आंसर है 105 से, ये 105 है, एस तरंग का छाया क्षेत्र हो गया 105 से पूरा यहाँ तक 105 तक, 105 डिग्री तक। ठीक है, और ऐसे ही पी तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा 145 से 145 तक। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा पी तरंगों का छाया क्षेत्र ये है 105 से 145। तो 105 से 145 डिग्री, ये दोनों तरफ है, 105 से 145 इधर भी, 105 से 145 इधर भी। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है, 105 डिग्री से 145,
और कई बार एग्जामिनर 103 दे देगा तो वो भी ठीक है, अप्रोक्सीमेट है ये बस। इसको 142 दे दें तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया, ये बस जस्ट अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको। तो भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 के बीच का जो क्षेत्र है वो है पी तरंगों का छाया क्षेत्र, और ऐसे ही एस तरंगों का छाया क्षेत्र है 105 से 105, 105 से 105, ये 105 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बिल्कुल भी एस तरंग नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, आप अगर थोड़ा सा समझना चाहो तो इसको भी समझ लो। देखो होता क्या है, धरती की जो आंतरिक संरचना है ना, तो आपको थोड़ी भी आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि धरती के अंदर जो है वो लिक्विड स्टेट होती है एक, ठीक है, लिक्विड मानी द्रवित अवस्था में आयरन होता है, ऐसे मान लो। तो होता क्या है, यहाँ पर जब भूकंपीय तरंगे इधर चली तो वो इस तरफ तो बिल्कुल आराम से पहुंच जाती है, इस तरफ P भी पहुंच जाती है, S भी पहुंच जाती है। लेकिन S तरंगों का आपको पता है, S तरंगे तो जैसे ही लिक्विड में पहुंची और गायब, क्यों? क्योंकि लिक्विड में चल ही नहीं सकती, S मानी सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड में ही चल सकती है कौन सी, S तरंगे। तो यहाँ पर पूरा ये जो पूरा जोन था ये 105 से लेकर पूरा 105, यहाँ पर आपको कोई एस तरंग नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस लिक्विड की वजह से जो भी तरंग इधर आनी थी वो सारी इसमें समाहित हो गई, इसको क्रॉस ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो सॉलिड के अलावा किसी में चल ही नहीं सकती, ठोस माध्यम के अलावा किसी में चल ही नहीं सकती। फिर आती है पी तरंगे। तो पी तरंगे चूंकि यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड मिल गया, तो वो क्या है, उसका अपवर्तन हो जाएगा पी तरंग का, और अपवर्तन होने के बाद उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी और वो कुछ इस तरीके से जो है इसको पार कर पाती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर पी तरंगे भी नहीं आ पाती इस जगह पे, और ये है 105 से 145 डिग्री, इधर भी 105 से 145 डिग्री। तो इस जगह में पी तरंगे नहीं आ पाती है, किस 105 से 145 में, और 105 से लेकर 105 में एस तरंगे नहीं आ पाती है, इसलिए छाया क्षेत्र आपको एकदम पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है भूकंप के प्रकार। देखो भूकंप है ना, वेरियस बहुत प्रकार से आता है। सपोज करिए कि आपके टेक्टोनिक प्लेट, पहली बात करते हैं टेक्टोनिक। देखो धरती होती है, उस वो धरती है ना, धरती का जो लिथोस्फीयर है वो प्लेट से मिलकर बनता है। प्लेट क्या होती है, ऐसे मान लो कि इस तरीके की एक बहुत बड़ी भूखंड होता है, उसको अपन प्लेट कहते हैं, ठीक है। प्लेट पे ऐसे होता है कि पूरा का पूरा भारत जो है एक प्लेट पर स्थित है, ठीक है, दो प्लेटों के बीच है, एक तो उत्तरी एशियन प्लेट है और एक जो है गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है। छोड़ो उस चर्चा को, लेकिन ऐसे मानो कि ये प्लेट से मिलकर बना है। तो जब इन प्लेटों में मूवमेंट होता है तो यहाँ इस मूवमेंट पे, इस पे क्या होता है, भूकंप आता है। ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए। तो इन प्लेटों को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट है जब आपस में हिलती है तो उनके जो, जहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पर जो गति हो रही है, उस गति पे जहाँ से वो सरक रही है वहाँ पर भूकंप आने के बहुत चांस होते हैं। तो ठीक है, एक कारण क्या हो गया भूकंप आने का, तो आंसर है टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट। नेक्स्ट कारण क्या है, ज्वालामुखी। कभी कई कई बार जब धरती के अंदर प्लेटें हैं ना, जो सॉरी जो धरती के अंदर आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार जब कोई जो दुर्बल प्लेटें हैं, दुर्बल चट्टानें हैं, वो क्या है, पिघल जाती है, और पिघलने के बाद वो एकदम से उनके अंदर जो वाटर है उसकी वाष्प बनती है। और जो आपको पता है जब पानी को गर्म करते हैं तो प्रेशर कुकर किस प्रकार से भाप गर्म करके बाहर फेंकता है, इसी प्रकार यहाँ पर जो पानी गर्म हो जाता है, उस पानी के साथ साथ जो लावा है वो पूरा एकदम से जब धरती के सतह पे आता है तो एक विस्फोट होता है, और उस विस्फोट से भी क्या है, थोड़ा बहुत भूकंप आने के चांस होते हैं। तो ज्वालामुखी से भी भूकंप आ सकता है, कहने का सेंस ये है। खनन, खनन से क्या होता है, देखो कई बार हम सोना वगैरह खोदने के लिए, कोयला खोदने के लिए बहुत गहरी गहरी खाइयाँ कर देते हैं। जब इतनी गहरी खाई हो जाती है, मान लो कोई चट्टान इसमें एकदम से गिर जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत भयंकर जो है भूकंप, आसपास छोटे एरिया में भूकंप आने की संभावना होती है, आशंका होती है। ऐसे ही परमाणु विस्फोट, आपको पता है जब भारत ने परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण किया था, कब, पोखरण में, तो उस समय जो है आसपास के पूरे जो जैसलमेर का क्षेत्र था, पोखरण क्षेत्र, वहाँ पर हल्का सा भूकंप महसूस किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि विस्फोट है बहुत उसका
बहुत परमाणु विस्फोट है वो बहुत भयानक होता है। बांध जनित से क्या होता है, सपोज करिए एक रिवर है, वहाँ पर आपने एक डैम बना दिया, डैम से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा। पानी भरने से जो धरती वहाँ की पहले संतुलित थे, अंदर के जो आंतरिक बल हैं, जो अंतर्जात बल है वो संतुलित थे। पानी भरने से क्या होगा, वो बल असंतुलित हो जाएंगे। एक जगह पानी भर गया, दूसरी जगह पानी नहीं है, तो वहाँ पर उसको एडजस्ट करने के लिए चट्टानों को कई बार भूकंप आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ कारण हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भूकंप मापी स्केल, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल क्या होता है, उस पर 0 से 10 तक की रीडिंग होती है। 0 मतलब कोई टेंशन नहीं है, भूकंप है ही नहीं। ठीक है, 1 बहुत माइनर है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि 1 से जब 2 में चलेंगे ना, तो ये जो 2 है इससे 10 गुना है। इसको लॉगरिथम सिस्टम बोलते हैं, लॉग, LOG। लॉगरिथम सिस्टम में क्या है, इससे 10 गुना एनर्जी निकलेगी 2 वाले भूकंप में। अगर 2 से 3 कहीं पे मान लो 2 तीव्रता का भूकंप आया, 2 किसकी तीव्रता, आंसर है रिक्टर स्केल की 2 तीव्रता का भूकंप आया, और एक जगह पे 3 तीव्रता का भूकंप आया, तो ये इससे 10 गुना ज्यादा हानिकारक है, ऐसे मान लीजिए आप, क्योंकि इसमें जो एनर्जी निकली है वो इसकी 10 गुना है। इतना फर्क है। बोलने को तो 3 और 4 में कोई फर्क नहीं है, 1 का ही फर्क है, लेकिन असल में 10 गुना ऊर्जा का फर्क है। ऊर्जा के हिसाब से मेजर करते हैं। 4 और 5 में कितना फर्क है, तो आंसर है 10 गुने का ही फर्क है। ऐसे ही 5 और 6, 5 तक ठीक है, मतलब थोड़े स्ट्रोंग है ये होने को तो भूकंप, लेकिन इतना बहुत नुकसान नहीं करता है। 6 के बाद देखो आप, पूरा कलर चेंज हो गया, यहाँ पर ऑरेंज, फिर यहाँ पर रेड। ठीक है, तो 6 और 7 और 8, 9 और 10 ये मतलब खतरनाक भूकंप माने जाते हैं। 6 से ही स्टार्टिंग हो जाती है। 6 कहीं भूकंप आया है और कहीं 7 आया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक केवल 1 का ही फर्क है, ये 10 गुना ऊर्जा का फर्क होता है। लॉगरिथम सिस्टम चलता है इसमें, ऐसे मान लो। तो जो रिक्टर स्केल है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है वो ऊर्जा पर आधारित है। भूकंप में कितनी ऊर्जा निकल रही है उस पर आधारित है। ऐसे जो मर्केली स्केल है ये थोड़ा अलग है। मर्केली स्केल में क्या होता है, ये नुकसान पर आधारित है। ठीक है, हानि पर आधारित है। सपोज करिए कहीं पर 150 मकान गिर गए, कहीं पर 200 मकान गिर गए, तो जो नुकसान हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है कौन, मर्केली स्केल। ठीक है, इसकी जो तीव्रता है वो 1 से 12 तक रीडिंग होती है। ठीक है, कि भाई हाँ 10 मर्केली, 10 जो है तीव्रता का भूकंप आया है, 11 का आया है, 9 का आया है, इस तरीके से। ठीक है ना, नुकसान पर आधारित है ये, ऐसे मान लो। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, हाँ जो भूकंप आते हैं ना, देखो धरती इतनी, ये धरती का खेल है। धरती की त्रिज्या है लगभग 6378 किलोमीटर, लेकिन जो भूकंप आते हैं वो लिथोस्फीयर, मतलब केवल ये 200 मीटर जो गहराई है उसमें आते हैं। इससे नीचे भूकंप आते होंगे पर वो धरती के ऊपर ही सतह तक नहीं आ पाते, इसलिए हम उनको, अधिकांश जो भूकंप है वो इसके ही मानते हैं कि अधिकांश भूकंप लिथोस्फीयर यानी कि 200 किलोमीटर तक की गहराई तक में आते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर। ऐसे भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ बोलते हैं उसको। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप मापी यंत्र है जिससे भूकंप का अपन माप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो रीडिंग बताता है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे पृथ्वी हिलती है इस तरीके से उसकी रीडिंग आती है। तो ये जितनी भयंकर, जितनी ज़्यादा रीडिंग आएगी तो अपन बोलेंगे कि ये सिस्मोग्राफ, ये पूरा ये जो सिस्टम है ऐसे ऐसे मेजर करता है वो, ये सिस्मोग्राफ की रीडिंग है। ठीक है ना, तो ये बताती है कि कितना भयंकर, कितना भूकंप है। अब सपोज करो उसकी रीडिंग कुछ इस तरीके से आई है, इस तरीके से, तो इतना तेज तीव्र भूकंप नहीं है, लेकिन अगर यही रीडिंग इस तरीके से आ गई तो ये थोड़ा ज़्यादा तीव्रता का भूकंप है, ऐसे मान लीजिए। भूकंप का वितरण, देखो भूकंप का वितरण, हालांकि भूकंप कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो प्लेट के किनारे हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेटों की बात करी, तो उन प्लेटों के किनारे पर भूकंप आने के बहुत चांस होते हैं। और दुनिया के जो 2/3 भूकंप है, लगभग 66% भूकंप है, वो यहाँ पर आते हैं। आप देखो इसको, ये पूरी एक प्रशांत प्लेट है, उस प्रशांत प्लेट के किनारों पर सारे भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी का वितरण भी लगभग लगभग यही है। ठीक है ना, तो इन किनारों पे, यहाँ पर देखो आप, ये जो जापान देश है, ये जापान है। ठीक है, ये फिलीपींस है, और ये आपको अमेरिका का पश्चिमी जो किनारा है वहाँ पर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली भूकंप आते हैं। ठीक है ना, जापान का तो आपको याद ही होगा कि जापान में कितने भूकंप आते हैं। हवाई द्वीप, यहाँ पर भी भूकंप आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपको दिख रही है ना लाइन,
यहाँ पर भूकंप भी आते हैं और यहाँ पर जो है ज्वालामुखी भी आते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे क्या है, आग, क्योंकि ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी में तो ज्वाला निकलेगी, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर एक ऐसी रिंग है, ऐसी आग की वलय है, अग्नि वलय माला है ये, जहाँ पर दुनिया के लगभग 2/3 यानी कि लगभग 66% भूकंप और ज्वालामुखी इस एरिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अटलांटिक रिज है, यहाँ पर भी एक रिज का निर्माण हो रहा है, एक भ्रंश का निर्माण हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी ठीक ठाक भूकंप आते हैं और बाकी छोटे मोटे भूकंप तो चलते रहते हैं। ठीक है, अब जो ये पुराने क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, एक दो पुराने क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ और संभावित क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एंडोजेनेटिक फोर्स। देखो फोर्स दो तरीके के होते हैं, है ना। पृथ्वी की सतह पर काम कर रहा है, जैसे सपोज करो हवा चल रही है, वो बोलेंगे उसको एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक मानी एक्सोजेनिक फोर्स मानी कि बहिर्जात बल जो धरती के बाहर काम कर रहे हैं, और एक वो बल जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वो क्या है, अंतर्जात बल है, धरती के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है, मानी कौन से ऐसी घटनाएं हैं जो धरती के अंदर की हलचल से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए, पवन बाहर चलती है, ठीक है, हिमनद नहीं, ज्वालामुखी हाँ ये है। ऐसे ही ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप, भूकंप भूस्खलन, नदी, नदी पता है आपको बाहर बहती है, नदी तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन मतलब लैंड स्लाइड। अगर आपने देखा होगा पहाड़ों में कभी कभी क्या जमीन इस तरीके से खिसक जाती है, ठीक है, वो धरती के आंतरिक हलचलों के कारण ही होती है। आगे बात करते हैं। हाँ, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार है, ये रीट का क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, ये भी रीट का क्वेश्चन था। तो एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है, तो देखना एस तरंग का छाया क्षेत्र था कितना, 105 डिग्री से 105 डिग्री। पी तरंग का छाया क्षेत्र कितना था, 105 से 145 डिग्री, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से था, 105 145, तो ये तो केवल पी का था और ये था एस तरंग का। ठीक है ना, तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा कितना, 105 से 105। आगे चलते हैं। एस तरंग का छाया क्षेत्र, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है। तो देखो जहां पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसको अपन बोलेंगे फोकस, जहां से भूकंपीय तरंगों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस कहाँ है इसमें, अधिकेंद्र कौन सा होता है, अधिकेंद्र होता है ये एपिसेंटर, तो यहां पर हो जाएगा भूकंप केंद्र। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकेंद्र क्या है, अधिकेंद्र बाहर का बिंदु है, हम पता है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर भूकंप की किरणें सबसे पहले पहुंचेगी, धरातल पर स्थित होता है, तो पृथ्वी के अंदर होता है, नहीं होता अधिकेंद्र। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी पृष्ठभूमि बिंदु पर होता है, बिल्कुल ठीक आंसर है। वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव किया जाता है ना, ऐसे भूकंप का अनुभव तो कई जगह किया जा सकता है। ठीक है, भूकंप का वह बिंदु जहाँ पर पहला झटका अनुभव किया जाता है, ये ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं,